सो वेलकम गाइज अगेन। और आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू होंगे इम्यूनो से, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो हमारा इम्यूनिटी से चैप्टर वहाँ से कुछ ही एमसीक्यू लिए गए हैं। आई होप ये बेनिफिशियल होंगे एग्ज़ाम के लिए नियर बाय जो भी होंगे। सो देखते हैं इन एमसीक्यूज़ को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लम्फार्ड ऑर्गन। तो इनमें से कौन सा है जो कि सेकेंडरी लम्फार्ड ऑर्गन नहीं है? लिम्फ नोड, थाइमस, स्प्लीन, म्यूकोजल टिश्यू। तो जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा थाइमस। थाइमस हमारा क्या है? प्राइमरी लम्फार्ड ऑर्गन है। थाइमस के साथ साथ बोन मैरो भी होता है जो कि प्राइमरी लम्फार्ड ऑर्गन है। अब ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी लम्फार्ड ऑर्गन, तो वो बोन मैरो एंड थाइमस है, राइट। देन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है द टर्म पीसीआर इज इंट्रोड्यूस बाय। तो पीसीआर जो टर्म है वो किन्होंने इंट्रोड्यूस की थी? सबसे पहले पीसीआर क्या है? पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। ये कई बार पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एग्ज़ाम में भी ये पूछ लिया जाता है, जो इसको ध्यान रखना। देन ये किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा सी, कैरीमोलिस, ठीक है। तो कई बार इनका नाम बी कैरीमोलिस से भी जानते हैं हम। तो कैरीमोलिस इंपॉर्टेंट फॉर द पीसीआर, राइट। देन एक क्वेश्चन है पीएच ऑफ सेबम। तो सेबम क्या है? सेबम एक ऑयली कह सकते हैं हम स्क्रीशन है जो कि हमारे फेस पे आती है, ठीक है, जिसकी वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे फेस पे ग्रो नहीं कर पाते, राइट। और एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे फेस में, राइट। तो इसकी पीएच कितनी होती है? ऑप्शन 1 है 1, देन 3 to 5, 6 to 7 और 8 to 9। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ये हमारी इसकी पीएच होती है वो एसिडिक होती है, ठीक है। एसिडिक पीएच यहाँ पे देखिए तो कौन सी है? एक 3 to 5 है और 1 है। तो ज़्यादा ही अगर एसिडिक हो गया तो फेस के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसलिए इसकी जो पीएच होती है वो 3 to 5 होती है, 3 to 5, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि सीबम के अंदर किसके कारण उसकी पीएच एसिडिक होती है? तो उसमें होता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैक्टिक एसिड स्क्रीट होता है, मतलब कंटेंट होता है उस सेबम के अंदर जिसकी वजह से उसकी पीएच एसिडिक होती है। यहीं पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, आपने सुना होगा जो फेस वॉश होते हैं हमारे, ठीक है, जो हमारे फेस वॉश होते हैं इंडियन में, या हम कह सकते हैं नहाने के लिए जो हम साबुन यूज़ करते हैं, वो बहुत अच्छे नहीं माने जाते जो लोकल हमारे घरों में यूज़ होते हैं, जैसे कि लाइफ बॉय हो गया, राइट, जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। इन सब में क्या होता है, इनकी पीएच जो बहुत एल्कलाइन होती है, ठीक है, 8 तक भी जाती है इनकी पीएच। मोस्ट ऑफ जितने भी आप रेगुलर वे में साबुन यूज़ करते हो जो कि 20-30 रुपये इनके बीच में आते हैं, उनकी पीएच क्या होती है? 8 के करीब होती है। जो थोड़े और महंगे होते हैं उनकी पीएच 7 तक आती है। बट एक प्रीमियम क्वालिटी का सोप है उसके लिए हमको जो कि एग्जैक्ट हमारे फेस की पीएच से मेंटेन करे तो वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, राइट। इन साबुन के आप ऑनलाइन नाम में जान सकते हो, मेरे को थोड़ा इतना भी एग्जैक्ट रिमाइंड नहीं हो रहा। क्या मे बी डव शायद फॉल करता है इस कैटेगरी में, डव, और आई थिंक वो भी 6 और 7 में ही है, वो भी इतना उस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाता। बट एक्चुअल जो सेबम, और यहाँ से देखो और लोगों को यही पता होगा कि फेस के लिए इतनी पीच वाला साबुन यूज़ हम करते हैं, बट एज अ एमएलटी स्टूडेंट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है कि लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए जो पीएच मेंटेन करने के लिए हम एसिडिक थोड़ा सा अपना सॉप यूज़ कर सकते हैं, राइट। देन फोर्थ क्वेश्चन है मॉलिक्यूल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इज नोन एज। कौन सा मॉलिक्यूल है जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करता है? हेप्टन, एंटीजन, इम्यूनोजन और पार्टिकल्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल दैट इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स जो वर्ड है, इम्यून रिस्पॉन्स वहीं से टर्म आएगी कि इम्यून रिस्पॉन्स किसकी वजह से होगा? इम्यूनोजन की वजह से, ठीक है। एंटीजन क्या करेंगे? एंटीबॉडीज़ को इंड्यूस करेंगे। एंटीजन क्या करेगा? एंटीबॉडी को इंड्यूस करेगा, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? एंटीजन से डिपेंड अपॉन। तो किसी भी पार्टिकल्स की कि कितना वो फॉरेन पार्टिकल है वो कैसे डिसाइड करता है? मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी? एंटीबॉडी बनाएगी। बट ये किस पे डिपेंड करता है? इसकी एंटीजेनिसिटी पे, ठीक है। तो और एंटीजेनिसिटी के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं वो बताना है आपको। मॉलिक्यूलर साइज है, स्टेबिलिटी है, फॉरेननेस है, ठीक है। तो हो सकता है आप इसको फॉरेननेस पे राइट आंसर क्लिक करो, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ अबव। तो बहुत, और इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर होते हैं, ठीक है। बट मॉलिक्यूलर साइज, स्टेबिलिटी और फॉरेननेस ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो कि एंटीजेनिसिटी को मेंटेन करके रखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा द एंटीजन कैन गिवन बाय। तो जो एंटीजन है वो कैसे दिया जाता है ताकि एंटीबॉडी रिस्पॉन्स हो, या नेचुरल किस वे में
एंटर होता है बॉडी के अंदर, तो इंट्राडर्मल, राइट, इंट्राडर्मल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रामस्कुलर या ऑल ऑफ अबव, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव, ठीक है। इसके अलावा भी सबकुटेनियस भी इसके अंदर आ जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। इसके अलावा सबकुटेनियस भी आप ज़्यादा ध्यान रखना, इंट्राडर्मल स्किन के अंदर, पेरिटोनियल पेट के आसपास, देन मस्कुलर मसल्स में, और सबकुटेनियस टिश्यू के ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइनिंग होती है जो हमारी एग्जैक्ट टिश्यू के नीचे, स्किन के नीचे कह सकते हैं। 7th क्वेश्चन, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस इज डायग्नोज बाय, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियस किससे डायग्नोज होता है? वेल्फ्लिक्स रिएक्शन से, पॉल बनल टेस्ट से, HCG से, या कोल्ड एग्लूटिन टेस्ट से? तो किससे डायग्नोस होता है? सबसे पहले जो इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियस है ये कॉज किसका होता है? एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है, एप्स्टीन बार वायरस, या इसको EBV के नाम से भी हम जानते हैं, एप्स्टीन बार वायरस, ठीक है। तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको कहते हैं पॉल बनल टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक फर्स्ट भी है वेल्फ्लिक्स रिएक्शन, ये किसके लिए करते हैं? रिकेट्सिया के लिए करते हैं, ठीक है। HCG किसके लिए करते हैं? बीटा HCG चेक करने के लिए, ठीक है, यूरिन में है नहीं। कोल्ड एग्लूटिन माइकोप्लाज्म न्यूमोकोकस, ठीक है, तो ऐसा कुछ नाम है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए हम करते हैं कोल्ड एग्लूटिन टेस्ट, तो इसको आप लिख सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है भी। 8th क्वेश्चन हमारा है एंटीजेनिक बट नॉट इम्यूनोजेनिक, तो एंटीजेनिक होता है बट इम्यूनोजेनिक नहीं होता, क्या है इनमें से? एंटीजन, सुपर एंटीजन, या इम्यूनोजन, या और हैप्टन? तो ये टर्म हम यूज़ करते हैं हैप्टन्स के लिए। हैप्टन क्या होते हैं? इनकम्प्लीट एंटीजन होते हैं। कंप्लीट एंटीजन क्या करता है? एंटीजेनिक भी और इम्यूनोजेनिक दोनों होता है, बट इनकम्प्लीट एंटीजन एंटीजेनिक तो होगा, इम्यूनोजेनिक नहीं होगा, ठीक है। अब क्या क्या मतलब इन वर्ड से? तो एंटीजेनिक का मतलब है कि हाँ वो शरीर में जाएगा तो कुछ ना हलचल होगी, बट इम्यून रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। बट कंप्लीट एंटीजन होगा तो वो फॉरेननेस तो होगी, उसमें हलचल पैदा करेगा, बट उसके बाद एंटीबॉडी भी बहुत तगड़े लेवल पे वहाँ से स्क्रीट होने को दिखने में मिलेगी, राइट। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा जो कि है 9th, एंटीबॉडीज आर द, तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ए गामा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबुलिन, अल्फा ग्लोबुलिन और डेल्टा ग्लोबिन। तो एंटीबॉडीज क्या होती हैं? गामा ग्लोबिन, ये तो इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये गामा ग्लोबिन हम कहते हैं एंटीबॉडीज को, ठीक है। देन 10th क्वेश्चन है हमारा ईच इम्यूनोग्लोबिन कंटेंट, तो हम जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो कैसे? इम्यूनोग्लोबिन मतलब IgG, तो क्या होता है उसमें? इस तरह की आपने देखा होगा, ठीक है, ये जो होती है ये होती है हैवी चेन, ये वाली हैवी चेन, और दो इसमें लाइट चेन होती है, ठीक है। ये कांस्टेंट होता है, ठीक है, और ये पार्ट क्या होता है? वेरिएबल, इसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे ही एंटीजन बाइंड होता है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल पार्ट पे हमारा एंटीजन बाइंड होता है, ठीक है। और इसी को हाइपर वेरिएबिलिटी भी के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो अब पूछा गया कि ईच इम्यूनोग्लोबिन कंटेन, तो इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? बेसिकली ये अगर बात करें तो देखो लाइट चेन और हैवी चेन दो होती है, तो लाइट चेन के बारे में क्वेश्चन लिया गया कि लाइट चेन में कापा लैम्डा होती है, बट किस फॉर्म में होती है, ठीक है, वही पूछा गया है कि लाइट चेन में क्या होता है? कापा होती है, लैम्डा होती है, आइदर कापा और लैम्डा होगी या बोथ कापा लैम्डा, दोनों होंगी। तो राइट आंसर इसका होगा C, आइदर कापा और लैम्डा, नेवर बोथ। ध्यान रखना एक IG के अंदर सपोज वो IgG है तो उसका जो एक मॉलिक्यूल होगा उसमें या तो कापा होगी या लैम्डा होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, राइट। एंड देन एक और यहाँ से क्वेश्चन है कापा लैम्डा क्या रेशियो होती है सीरम के अंदर? सीरम में हमारा है जो कापा लैम्डा तो हो गया अमाउंट पर, क्या रेशियो में? 2:1, तो कापा ज़्यादा अमाउंट में होती है और लैम्डा कम। इससे हम कह सकते हैं कि एक इनडायरेक्ट वे में कि मोस्ट ऑफ एंटीबॉडी होंगी वो किसकी होंगी? कापा की, एज कंपेरिजन टू लैम्डा, ठीक है, क्योंकि डबल अमाउंट में देखने को मिलने वाली है, राइट। 11th क्वेश्चन, विच IG शो द कंप्लीमेंट बाइंडिंग विद अल्टरनेटिव पाथवे, तो अल्टरनेटिव पाथवे में किसके साथ हमको देखने को मिलने वाली है? कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन एक टेस्ट होता है, उसमें कॉम्प्लीमेंट यूज होते हैं, ठीक। कॉम्प्लीमेंट C1 से लेकर C9 तक होते हैं। इस पे अगेन एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी इतना डीप जाएंगे तो, बट जो स्टूडेंट थोड़े पढ़ते रहते हैं उनको इस बारे में थोड़ी नॉलेज होगी, राइट। तो उसकी बाइंडिंग के लिए, और वो बाइंड क्या करता है? FC पोर्शन होता है, जो एंटीबॉडी दिखाया ना मैंने आपको स्ट्रक्चर, उसका जो कॉन्स्टेंट पोर्शन होता है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट बाइंड करता है, राइट। इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कॉम्प्लीमेंट कहाँ बाइंड करता है? FC पोर्शन में, ठीक है, FC पोर्शन में, और इसको कहते हैं FAC, एंटीजन फैब, सॉरी इसको कहते हैं फैब, एंटीजन बाइंडिंग, और इसको FC पोर्शन कहते हैं, राइट।
तो अल्टरनेटिव पाथ में किस में साथ बाइंड करता है अल्टरनेटिव में, IgM, G, D और A। तो A है जो हमारा वहाँ पे होता है अल्टरनेटिव पाथवे, और G और M में क्या होता है, G और M में क्लासिकल पाथवे यूज होता है कॉम्प्लीमेंट बाइंडिंग के लिए। D में ऐसा कुछ नहीं होता है। D की इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है उसके ऊपर एंटीबॉडी देखने को मिलता है, बी लिम्फोसाइट के ऊपर IgD देखने को मिलती है, राइट। 12th क्वेश्चन, विच IG हैव लीस्ट मॉलिक्यूलर वेट। तो इनमें से किसके पास सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो एक फॉर्मूला याद रख लो, गाम डी, ठीक है, गाम डी। तो अगर कंसंट्रेशन देखें तो बॉडी में सबसे कम, अगर कंसंट्रेशन देखें तो G होता है जो सबसे ज़्यादा होगा बॉडी में, देन उससे कम A, फिर M, फिर D और सबसे कम होगा E। सबसे कम बॉडी में अमाउंट होता है E का, ठीक है, 1% तक, और इससे भी लोअर 1%, राइट। बट यहाँ पूछा मॉलिक्यूलर वेट किसका सबसे कम होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट किसका कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट कम होगा हमारा G का, ठीक है। सो जो IgG है उसका सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट होता है, और सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, IgM का। और इसके पीछे भी लॉजिक है जो हम पढ़ेंगे भी, मे बी MCQ है, और आपको पता होगा पेंटामेरिक होती है ये, ठीक है। तो इसमें 5 IG होते हैं, 5 पेंटामर इसलिए इसे कहते हैं, जिसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत हैवी, तो 900 डाल्टन तक, ठीक है। और IgG का कितना होता है, 150 डाल्टन, राइट। देन हम बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 13 क्वेश्चन, विच IG इज डाइमर। तो कौन सी IG जो डाइमर फॉर्म में होती है, मतलब 2 उसमें IG हमको देखने को मिलेगी, ठीक है, डाइमर फॉर्म 2 IG। ये किससे ज्वाइन होती है, J चेन से, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। J चेन से ये बाइंड होते हैं, 2 IG J चेन से बाइंड होगी। वैसे 5 है जो पेंटामर, उसमें भी वो किससे बाइंड होंगे, J चेन से ही, राइट। तो यहाँ क्वेश्चन है डाइमर कौन सी है, राइट। तो IgG, IgA, M और D। यहाँ ध्यान रखो IgA जिसको हम की डाइमर कहते हैं, ठीक है। ये मोनोमर में होते हैं, डाइमर दोनों फॉर्म में देखने को मिलती है अपने को। इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच एंटीबॉडी इज डाइमर ऑल्सो मोनोमर, तो वो होगी IgA, राइट। तो 2 ही में कंसेप्ट लगाने की दे रखी। IG जो हमारी M है उसमें 5 होंगी ये, और जो IgA होंगी इसमें 2 होंगी, ठीक है। और दोनों किससे बाइंड होंगी, वो J चेन से, राइट। विच IG इज नॉट हीट स्टेबल। तो इनमें से कौन सी IG हीट स्टेबल नहीं, बाकी सारी IG हमारी हीट स्टेबल है एक्सेप्ट फ्रॉम द लास्ट वाली जिसको हम IG कहते हैं, ठीक है। IG जैसे ही हम इसको 56 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। 56 डिग्री सेल्सियस पे इनएक्टिवेट हो जाएगी वाली एंटीबॉडी। यहाँ पे जो G है और हमारी A है या D है, ये सारी क्या है, हीट स्टेबल हैं, ठीक है। इनको कोई पंगा नहीं होता है, 56 पे ये इनएक्टिवेट नहीं होगी, बट E हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IG इज प्रेजेंट इन मदर मिल्क। तो इनमें से कौन सी IG जो मदर के मिल्क में हमको देखने को मिलती है, IgA, ठीक है। IG है मदर के मिल्क में देखने को, सिक्रीशन में, टीयर्स में हो गया, सलाइवा, सब में IgA देखने को मिलती है, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IgA। और भी ऑप्शन है जो हमारे MD देख लेना आप ये, बट इसका राइट आंसर होगा IgA। यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है कि मदर से प्लेसेंटा के थ्रू बेबी के अंदर कौन सी एंटीबॉडी आती है, ठीक है। तो वो क्या होगा, IG क्रॉस करती है मदर टू फिटस। एक और इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे, IG की सब टाइप है G1 से लेकर G4 तक, जिसमें कि G2 है जो, ये देखो एक्सेप्शनल पॉइंट कई बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं, G2 है जो, वो हमारी एंटीबॉडी ऐसी है जो कि पास नहीं करती प्लेसेंटा के थ्रू, राइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ को ध्यान रखना। 16th क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज नोन एज। जो इंटेंसिटी होती है अट्रैक्शन किसके बीच में, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, FEDT, AVDT, क्रॉस रिएक्टिविटी और बाइंडिंग, तो उसको कहते हैं हम एफिनिटी, ठीक है। इंटेंसिटी हम देखेंगे वो होती है एफिनिटी में, बस स्ट्रेंथ की जहाँ बात आएगी, कितनी स्ट्रेंथ से एंटीजन एंटीबॉडी दूसरे को बाइंड कर रहे हैं, वहाँ बात आ जाएगी हमारी एविडिटी की, ठीक है। एविडिटी उसको कहते हैं एविडिटी। तो अगर इसको हम थोड़ा सा देखें डीप में, देखो ये हर किसी के लिए नहीं है, बट जो कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ मैं। तो क्या है, मान लो ये हमारा एक एंटीजन है, ठीक है, ये हमारा एक एंटीजन है। एंटीजन को आपको पता है उसमें एपिटोप होते हैं। एपिटोप क्या होता है,
एंटीजन के वो पार्ट जहाँ जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंड कर सकती है उसको कहते हैं एपिटोप। ठीक है, सब जगह पूरे एंटीजन पे बाइंड होगी, वो उस पार्ट पे बाइंड होगी जहाँ पे एपिटोप होंगे। एपिटोप समझ लो एक तरह का ताला है, एंटीबॉडी प्रकार का चाबी है जो कि वहाँ जाके लगेगी और खुलेगा, राइट। ठीक है, तो इस पूरे के पूरे एंटीजन में सपोज 2 हमारे एपिटोप है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो मान के चलो अगर ये जो हमारा है एंटीबॉडी ये यहाँ पे अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, तो ये एफिनिटी पे है कि भाई कितनी इंटेंसिटी से अट्रैक्ट हो रही है। बट एविडिटी कहाँ हो जाएगी, जब यहाँ पे अट्रैक्ट होगी यहाँ भी अट्रैक्ट होगी, और इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स जो हमारा बॉन्ड बनेगा, थोड़ा सा हम स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, उस केस में उसको कहेंगे एविडिटी। ठीक है, तो अगर एक हमारा एंटीजन है वो किसी एक एपिटोप के साथ किसी एंटीबॉडी को अट्रैक्ट कर पा रहा है, इंटेंसिटी जितनी भी है उसको एफिनिटी कहेंगे। बट अगर उस एंटीजन के आस पास से सब एंटीबॉडी लग जाती हैं और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है तो उस केस में उसको एविडिटी के नाम से जानते हैं हम। क्रॉस रिएक्टिविटी कहती है, वैसे तो क्रॉस रिएक्टिविटी होती नहीं क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बट इन सम केस क्या है, कुछ पर्टिकुलर एंटीजन, मान लो ए एंटीजन एक एंटीबॉडी से रिएक्ट करना चाहिए, बट कुछ सिमिलर उनमें कुछ एपिटोप्स हैं, प्रोटीन की कुछ ही हल्की चेंजेस है जिनके कारण वो बी के साथ भी रिएक्शन दे रही है, तो उस केस में वो क्रॉस रिएक्टिविटी कहलाती है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जब कोविड भी आया था तब भी कई बार क्वेश्चन उठे थे कि क्रॉस रिएक्टिविटी के कारण तो नहीं हो रहा ये, राइट। जो हमारा रैपिड टेस्ट है उसमें कई बार क्वेश्चन उठे थे कि जो जिस बेस पे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर रहे हैं, क्या पता सिमिलर एंटीजन कोविड की तरह वो जुकाम के वायरस में देखने को मिलता है। तो कई बार ये सब चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, बट एक टर्म है क्रॉस एक्टिविटी जिसको पता होना चाहिए। बाइंडिंग जस्ट एक ऑप्शन के रूप में डाला, ऐसा कुछ नहीं इसका मतलब, राइट। देन एक और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हो जो कि कौन सी जो हमारी आईजी है यानी कि इम्यूनोग्लोबिन है जो कि एलर्जी के केस में इंक्रीज होती है। ठीक है, एलर्जी के केस में कौन सी आईजी इंक्रीज होती है, एक ये क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन, कौन सी जो हमारी एंटीबॉडी है उसको हम प्राइमरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स के रूप में देखते हैं। 2 क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लेना, नीचे कमेंट में बता देना, अदरवाइज मैं कुछ बता दूंगा इसको। ठीक है, सो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ देखने के लिए, राइट।